नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। घाटी में आतंक फैलाने के आरोप में केंद्र सरकार ने आतंक विरोधी कानून के तहत जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। आतंकी गतिविधियों में लिप्त अलगाववादी संगठनों पर कार्रवाई की कड़ी में जेकेएलएफ नेता यासिन मलिक पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि कश्मीर प्रशासन ने पुलवामा हमले के 8 दिन बाद यानी 22 फरवरी को मलिक को गिरफ्तार किया था। गृह सचिव राजीव गाबा ने बताया कि घाटी में हत्या, अपहरण और अशांति फैलाने की साजिश के आरोप में जेकेएलएफ पर कुल 37 एफआईआर दर्ज हैं। जेकेएलएफ के खिलाफ केंद्र सरकार की 3 महीने से कार्रवाई चल रही थी। इससे पहले जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। बता दें कि 26 फरवरी को एनआईए ने कई जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें कई अलगाववादी नेता शामिल हैं जो एनआईए और ईडी के रडार पर हैं। जेकेएलएफ के विरुद्ध कई सारे गंभीर मामले दर्ज हैं। इनमें भारतीय वायुसेना के 4 अधिकारियों की हत्या का मामला, डॉक्टर रुबैया सईद जो श्री वीपी सिंह के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुत्री थी, का अपहरण सम्मिलित हैं। साथ ही यह संगठन आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए अवैध तरीके से धन मुहैया कराने के लिए जिम्मेवार रहा है। जेकेएलएफ चंदा एकत्र कर जम्मू कश्मीर में अशांति पैदा करने के लिए हुर्रियत के कार्यकर्ताओं और स्टोन पेल्टर्स के बीच धन के वितरण और विध्वंसकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के कार्य में भी सक्रिय रूप से लिप्त रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और ईडी ने देश में आतंकियों की नब्ज पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों एजेंसियों ने देश में ऐसे 13 लोगों के साथ उनकी प्रॉपर्टी को भी चिन्हित किया है जो टेरर फंडिंग के जरिए घाटी को अशांत करने के फिराक में थे। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी पिछले कुछ दिनों से लगातार आतंकी और आतंकियों को हुई फंडिंग के मसले पर लगातार कार्रवाई कर रही है। एनआईए ने कई केसेस को दर्ज किया था। उसी केस को आधार बनाते हुए ईडी उस तमाम मामलों की पड़ताल कर रही है और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उन तमाम संपत्तियों को अटैच कर रही है। सेना के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय और एनआईए ने आतंक के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करनी शुरू कर दी है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 13 लोगों को चिन्हित कर उनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय पहले ही टेंडर फंडिंग के आरोप में कई लोगों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है, जिसमें शुरुआती जांच में 7 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। ईडी के वरिष्ठ सूत्रों का अगर माने तो उनका कहना है कि इस मामले में पाकिस्तान समर्थित कई बड़े आतंकी जो हैं, जो बाकायदा जम्मू कश्मीर में रहे कुछ अलगाववादी नेताओं को बाकायदा फंड मुहैया करा रहे थे। जम्मू कश्मीर, राजधानी दिल्ली, इसके साथ हरियाणा सहित उत्तर प्रदेश में कई संपत्तियों को बाकायदा वहां बनाया गया और उन अवैध संपत्तियों के बारे में जो एक खाका है, एक तमाम जो सबूत है वो ईडी जुटा चुके हैं और इस मामले में जल्द ही कई और भी संपत्तियों को ईडी अटैच करने वाली है। इसके साथ ही कई और जो बड़े अलगाववादी नेता हैं और कई जो आतंकी समर्थित जो लोग हैं बाकायदा उनकी गिरफ्तारी करके उनकी प्रॉपर्टी को अटैच करने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर आए ये 13 लोग पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों से हवाला के जरिए पैसे लेते थे। अब जान लीजिए इन रुपयों का इस्तेमाल होता कहां कहां था। लश्कर और हिजबुल के स्थानीय आतंकियों की मदद करने में, हुर्रियत और अलगाववादियों के सभी संगठनों के नेताओं को देने में, सोशल मीडिया के जरिए भारत सरकार के खिलाफ अफवाह फैलाने में, कश्मीर में रुपये देकर पत्थरबाज तैयार करने में, मदरसों में देश के खिलाफ बच्चों में जहर भरने में, मस्जिदों में धर्म के जरिए जिहादी तैयार करने में, युवाओं को आतंकी संगठनों में भर्ती करने के लिए, घाटी में युवाओं को बरगलाने में, सुरक्षा बलों पर अटैक करने की साजिश में, सेना के कैंप पर हमला करने में। बता दें कि ईडी और एनआईए की पहली स्ट्राइक में गुरुग्राम में जहूर अहमद वटाली का बंगला लपेटे में आया है।
जिसे जब्त किया गया है। ईडी को मिले दस्तावेज के मुताबिक वटाली को हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन, ISI और दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन से रुपये मिले हैं, जो हवाला के जरिए फंडिंग हुई है। बता दें, जहूर अहमद वटाली फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। केंद्र सरकार एक तरफ से कह सकते हैं कि वित्तीय मामले में और टेरर फंडिंग के मामले में एक तरह का सर्जिकल स्ट्राइक का जो एक ऑपरेशन है वो चला रही है, और इस मामले में कई बड़े जो नेता हैं वो भी जल्द ही ईडी के रडार पर आ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। पुलवामा हमले के 1 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी भी ये मुद्दा गर्म है और पॉलिटिक्स जारी है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। 14 फरवरी 2019 पुलवामा के आतंकी हमले ने देश ही नहीं पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। देश बहादुर जवानों की शहादत का बदला मांग रहा था। इंडियन आर्मी ने इसका जवाब पाक की सीमा में घुसकर लिया और बालाकोट में मौजूद जैश के आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर डाला। दुनिया ने भारत की ताकत देखी, हमारे जवानों का शौर्य देखा, लेकिन इस पर देश के अंदर ही आरोप प्रत्यारोप, सवाल जवाब, सही गलत, कौन सही कौन गलत की सियासत भी खूब हो रही है। नेशनल ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एयर स्ट्राइक पर ही सवाल खड़े कर दिए और सबूत भी मांगा। I would like to know a little more, because I have read in New York Times and other newspapers, what did we really attack? Did we really kill 300 people? I don't know that. As a citizen, I am entitled to know. And if I ask, it is my duty to ask. हालांकि बाद में उन्होंने न्यूज 18 से भी इस पर बात की और सफाई भी दी। But what is wrong in my asking for facts? That's not anti-national. As a scientist, as an inventor, we are trained to ask questions. इससे पहले समाजवादी पार्टी के रामगोपाल वर्मा ने पुलवामा हमले को ही एक साजिश करार दिया। तो ये साजिश थी, ये अभी मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन जब सरकार बदलेगी, जब इसकी जांच होगी, तो आप देखना कि बड़े बड़े लोग इसमें फंसेंगे कि हमारे नौजवानों की जानें दिलवा दी और वोट पाने के लिए। गांधी परिवार के करीबी सैम पित्रोदा और समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल वर्मा के बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए करारा पलटवार किया और सेना के अपमान करने के लिए देश से माफी मांगने की बात कही। हालांकि पित्रोदा के बयान की कांग्रेस पार्टी में ही आलोचना हुई। खैर, जनता ये जानती है कि अभी मौका चुनाव का है, सियासत तो गरमाएगी ही, क्योंकि मसला वोट का है। लेकिन राजनीति से परे अगर हकीकत देखी जाए तो ऐसे बयानों से परहेज ही करना चाहिए, क्योंकि भारतीय सेना के शौर्य की बदौलत ही सरहद पर देश को जवान अपनी जान की बाजी लगाकर महफूज रखते हैं और इतिहास इसका गवाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उस पर कुछ चर्चा और बाकी है, वो चर्चाएं और अभी पूरा वो फाइनल नहीं, सहमति पूरी हुई है, उसमें कुछ चर्चा और इन्फॉर्मेशन की हुई है और उसमें बाकी भी सीटों के बारे में सभी नेताओं से चर्चा होगी। सर्वसहमति से चर्चा पूरी करके और उनके पास में संपादन कर दिया गया है, दे दिया गया है। वहाँ से रात को या कल 1-2 दिन में बाकी वेरीफाई करके और फिर उसके बारे में जो भी सहमति आएगी उसकी घोषणा 26 के बाद में की जाएगी। 26 तारीख को माननीय राहुल जी राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं और राजस्थान में हमारे शक्ति के बूथ कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। जयपुर में, गंगानगर में उनकी एक मीटिंग होगी और एक मीटिंग उनकी बूंदी में होगी। ये पब्लिक मीटिंग होगी जहाँ पर सभी युवा और किसान भाई आएंगे। ठीक है, तो यानी सर आज कितनी सीटों पर चर्चा हुई है? पूरी 25 सीटों पर। यानी कुछ सीटें जो बच गई उन पर सहमति नहीं, सहमति का वो नहीं है। इसके ऊपर में फाइनली यहाँ से जो भी सबमिशन है वो कर दिया गया है। उसके बारे में जो भी निर्णय है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड फिर उसके बारे में निर्णय देगा। अब कोई और बैठक होगी सर? अभी थैंक यू। कोई मिनिस्टर को भी लड़ाने का है सर? तो ये थे अविनाश पांडे, जिन्होंने अब ये साफ किया है कि
आज जो है कोई लिस्ट नहीं आने वाली है। कम से कम 26 के बाद में एक और सीईसी होगी और जो 26 के बाद में ही ये लिस्ट आएगी और एक बार फिर से जो नाम है वो सीईसी में भेजे जाएंगे। अभी कुछ नामों पर और चर्चा करना बाकी है। जी बिल्कुल अभिषेक, तो ये साफ तौर पे देखा जा रहा है कि अभी कई सीटों को लेकर के चर्चा बाकी है। तो जिस तरीके से देखा जाए कि वक्त लंबा खिंच रहा है अभिषेक, तो इसमें सवाल ये भी फिर उठने लगेंगे कि आखिर इतना लंबा वक्त क्यों? क्योंकि जिस तरीके से कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं नाम फाइनल करने में परेशानियां कांग्रेस के सामने काफी ज्यादा आ रही हैं। निश्चित रूप से देखिए, अभी हमने जब अविनाश पांडे से ये पूछा कि क्या किसी मंत्री या विधायक को भी लड़ाया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि उस बात पर उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं। दूसरी चीज़ ये कि कई सीटों पर जिस तरीके से विरोध सामने देखने को आया, आज मसलन चूरू से कई लोग यहाँ पर 10 जनपद के बाहर जब सीसी चल रही थी तब वहाँ आए, उन्होंने विरोध किया है कि जो मंडेलिया परिवार के लोग हैं उन्हें ना लड़ाया जाए। नागौर से आज काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने कहा कि ज्योति मिर्धा को चुनाव ना लड़ाया जाए। तो कई सीटों पर विरोध भी सामने आ रहा है। कांग्रेस के सामने उतनी आसान स्थिति भी नहीं है और अब चूंकि बीजेपी अपने सारे कैंडिडेट सामने ला चुकी है तो कांग्रेस जो है अभी और वक्त लेना चाहती है। और आप आज जब ये चीज़ साफ हो गई है कि जो लिस्ट है वो 26 के बाद आएगी, कांग्रेस की पहली लिस्ट, आज कोई लिस्ट नहीं आएगी, अविनाश पांडे ने जो कहा। अभी हमने देखा कि जब सीसी की बैठक खत्म हुई उसके बाद में सचिन पायलट यहाँ से निकल गए और उसके बाद अविनाश पांडे और अशोक गहलोत ने दोनों ने मिलकर करीब 15 से 20 मिनट करीब अलग से चर्चा की है। यानी ये देख के समझा जा सकता है कि जो बॉडी लैंग्वेज है, जो कयास लगाया जा रहा है वो कि अभी तक कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। जी अभिषेक, तो क्या ये स्ट्रेटेजी भी हो सकती है कि जितना कम वक्त दिया जाए, क्योंकि विरोध जिस तरीके से शुरू हुए हैं तो वक्त ही कम दिया जाए और जो डेट नजदीक आते जाएंगे नॉमिनेशन के, उस हिसाब से कांग्रेस अपने कैंडिडेट को सामने लाएगी? बिल्कुल ठीक बात है। अभी कांग्रेस उस तरीके से जल्दी में भी नहीं है और जो एयर स्ट्राइक के बाद के हालात बने हैं उस पुलवामा के बाद में, तो उसमें कांग्रेस कोई रिस्क भी नहीं लेना चाह रही है। वो हर कदम फूंक फूंक के रखना चाह रही है और कैंडिडेट का चुनाव करने में कांग्रेस पूरा वक्त ले रही है। और जहाँ तक विरोध की बात है तो विरोध भी एक बड़ा पॉइंट है। नागौर और चूरू सीट पर जो हमने देखा वो चीज़ है। उसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि वो जितना लेट कर सकती है कांग्रेस, तो उससे वहाँ के जो स्थानीय, हर सीट के जो स्थानीय समीकरण है उन्हें साधने में और जो अंदरूनी जो खींचतान है उसको साधने में, क्योंकि ये चीज़ साफ होती हुई दिख रही है कि सहमति कुछ सीटों पर नहीं बन पा रही है अभी, तो उसको साधने में भी कांग्रेस को आसानी होगी जितना टाइम ज़्यादा लगेगा। अभिषेक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर ये कि आज कांग्रेस की कोई लिस्ट नहीं आ रही है और अब जो लिस्ट आएगी वो 26 तारीख के बाद, और लगातार बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है। तो लिस्ट के लिए थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो बैठक हुई है उसके बाद भी बैठक अभी होनी है। कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर के चर्चाएं अभी और होनी है। अविनाश पांडे को आपने सुना, हमारे सहयोगी अभिषेक उनसे जब बात कर रहे थे कि फिलहाल एक और बैठक जो है वो होगी और इंतजार थोड़ा सा और करना होगा। 26 मार्च के बाद ही कांग्रेस की लिस्ट जो है वो आएगी। कई जगहों पर विरोध के स्वर भी पार्टी में देखने को मिल रहे हैं, तो उसको भी पाटने की कोशिश होगी कि उसे किस तरीके से पाट करके उसके बाद कांग्रेस अपनी लिस्ट को फाइनल करे और उम्मीदवारों का ऐलान करे। अब आपको लेकर चलते हैं अजमेर और दिखाते हैं ब्यावर की ऐतिहासिक होली, देवर भाभी की स्पेशल कोडामार होली। देवर डाले रंग, भाभी मारे कोड़े। देखिए देवर भाभी की होली, देखिए ब्यावर की कोड़ा मार होली। होली के गीतों और डीजे की धुनों के बीच एक तरफ कोड़ों की मार तो दूसरी ओर रंगों की बौछार।
ये होली खास है। ये होली देवर भाभी की होली है। देवर जहां भाभी को रंगों में भिगो रहे हैं तो भाभी भी कोड़ों से खूब खबर ले रही हैं। ये होली ऐतिहासिक है। जी नगर समाज की होली है। ये होली प्रेम का संदेश देने वाली है। सड़क के बीच रंगों से भरे 9 कड़ाव रखे जाते हैं। होली की शुरुआत होते ही देवर कड़ाओं में भरे रंग को डोलचियों में भरकर भाभियों पर उछालते हैं। जवाब में हंसती खिलखिलाती भाभियां देवरों की पीठ पर कपड़े से बने कोड़े बरसाती हैं। कोड़ों और रंगों के आदान प्रदान का ये खेल काफी देर तक जारी रहता है। कोड़ा मार होली को देखने के लिए बड़ी संख्या में देश भर से पर्यटक आते हैं। कहते हैं समाज की महिलाएं सालों भर पुरुष के अत्याचार सहती हैं, लेकिन साल में एक बार होली के दिन महिलाओं को पुरुष को पीटने का मौका मिलता है। जी नगर समाज पिछले 125 सालों से इस परंपरा का निर्वाह कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अजमेर से अभिजीत दवे की रिपोर्ट। राजस्थान की और भी खबरों को देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, जो कि है news18rajasthan.com। फेसबुक पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, न्यूज़ 18 राजस्थान। ट्विटर हैंडल है @news18 राजस्थान और हमारा यूट्यूब चैनल है न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।